चलिए देखिएगा, वाह, गुप्त वंश, गुप्त साम्राज्य, गुप्त साम्राज्य में जैसे कि अगर बात करें इसके वंशावली या इस साम्राज्य की जानकारी, इसके लिए 3 सोर्स अपन तो देखे ही थे, प्राकृतिक पुरातात्विक साक्ष्य, आपका साहित्यिक और आपका विदेशी, ये अपन देखे थे। इनके अलावा जो आपको पकड़ना है, पहला पकड़ना है हरिसेन। क्या बोल रहा हूं? हरिसेन। हरिसेन के द्वारा प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख, प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख किसका है? तो हरिसेन का। हरिसेन का प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख। दूसरा पकड़ना है कुमारगुप्त। क्या बोल रहा हूं? कुमारगुप्त। कुमारगुप्त का याद रखना भिलसर अभिलेख, भिलसर अभिलेख। 2 पहले पकड़िए। हरिसेन का प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख, ओके। हरिसी के द्वारा प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख जो कि गुप्त शासकों की जानकारी देता है, गुप्त वंशावली की जानकारी देता है। कुमारगुप्त का बिलसर अभिलेख याद रखना कुमारगुप्त का है, जिससे हमको गुप्तों की जानकारी प्राप्त होती है, ओके। तीसरा बताया था मैं आपको भित्री स्तंभ लेख, ये स्कंदगुप्त का है, बताया था। तो ये 3 को अलग से सोर्स बना के पकड़ना है, याद रखिएगा। 3 को अलग से आपको ध्यान देना है। हरिसेन के द्वारा प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख, कुमारगुप्त का बिलसर अभिलेख, और याद रखना स्कंदगुप्त का भित्री स्तंभ अभिलेख जो कि गुप्तों की जानकारी देता है। इसी लेख के अनुसार यह बताया गया है, भित्री स्तंभ लेख के अनुसार यह बताया गया है कि गुप्तों के आदि पुरुष कौन थे? तो श्रीगुप्त थे। कौन थे? श्रीगुप्त। गुप्तों के आदि पुरुष कौन है? तो श्रीगुप्त। ये कौन बता रहा है? तो ये बता रहा है भित्री स्तंभ अभिलेख, भित्री स्तंभ बता रहा है कि भाई गुप्तों के जो प्रथम पुरुष है या आदि पुरुष है वो कौन है? तो आपका श्रीगुप्त। लिखिए इसको फटाफट। हर एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है बेटा। आज गुप्त साम्राज्य को खत्म कर देंगे, इसलिए एकदम बारीकी के साथ नोट्स बना के बराबर तरीके से पढ़िएगा। बेटा सुनना, 2 दिन छुट्टी रहेगा ना अभी, कल और परसों, ठीक। 10 तारीख से लगे क्लास अब, ठीक। गुप्त साम्राज्य के विषय की जानकारी, वंशावली की जानकारी हरिसेन कृत प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख। हम लोग प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख पढ़े थे, ये किसका है? तो हरिसेन का।
क्या? उसके बारे में जानकारी देता है, समुद्रगुप्त के बारे में जानकारी देता है प्रयाग प्रशस्ति, पर उसको रचा किसने है? हरिसेन। हरिसेन के द्वारा आपकी जानकारी जैसे आपके घर वाले दे रहे हैं, आपके मामा भी बताते हैं, आपके चाचा भी बताते हैं कि हाँ आयुष ऐसा है, पर आपको रचा किसने है? आपके माता पिता ने। दोनों में अंतर है। इज दैट क्लियर? चलिए, इन लोग कैसे घूमने गए हैं क्या? पिकनिक मनाने गए हैं क्या? भाई ब्रेक 2 मिनट का होता है, अभी समय नहीं है, अभी समय नहीं है, खत्म करना है क्लास को। देखिए 1 नंबर में पकड़ेंगे श्रीगुप्त। क्या बोल रहा हूं? श्रीगुप्त। अब श्रीगुप्त को पकड़ना है। श्रीगुप्त को पहले पकड़िए कि गुप्त वंश के, गुप्त साम्राज्य के संस्थापक, फाउंडर ऑफ गुप्त डायनेस्टी, गुप्त साम्राज्य के संस्थापक हैं। दूसरा पॉइंट इन्हीं को बताना है कि भीतरी स्तंभ लेख के अनुसार, अकॉर्डिंग टू द भीतरी स्तंभ लेख, इनको गुप्तों का आदि पुरुष बताया गया है। गुप्तों का आदि पुरुष ये क्या किए थे? ये महाराजा की उपाधि धारण किए थे। किसकी उपाधि? तो महाराजा की उपाधि। श्रीगुप्त की उपाधि क्या थी? महाराजा की उपाधि। महाराजा कौन होते थे? जो सामंत होते थे। तो कौन सा सामंत किसके राजा के अधीन होगा ये महाराजा बताता था। क्लियर? तो सामंत में जो लीडर होगा वो महाराजा कहलाता था। महाराजा सामंतों की उपाधि होती थी जिसमें यह पता चलता था कि वह किस शासक के अधीन होगा। आई कम अगेन, आप जैसे 50 सामंत हैं, अब आप 50 में से एक महाराजा है, और आप मान लीजिए मैं राजा हूं, तो आपको मैं महाराजा की उपाधि दिया, मैं सामंतों में ये लीडर है और ये मेरे अधीन काम करेगा। समझ में आ रहा है बात? तो ऐसा स्थिति था पहले। सिर्फ मैं बताया था ना, ये वैश्य थे, है ना, और वैश्य थे, और ये वैश्य थे, और क्या किए थे? तो ये उनकी तकनीकी को, उनकी पद्धति को सीखकर क्या किए? आगे बढ़े थे। तो ऐसा है श्रीगुप्त का विषय। श्रीगुप्त को गुप्त साम्राज्य का संस्थापक माना गया। भीतरी स्तंभ के अनुसार इनको गुप्त वंश का आदि पुरुष, गुप्तों का आदि पुरुष किसे कहा जाता है? तो श्रीगुप्त। ऐसा मैं नहीं बता रहा हूं, ऐसा कौन बता रहा है? भीतरी स्तंभ अभिलेख के अनुसार, जो कि स्कंदगुप्त का बताया जाता है, आदि पुरुष है कौन? तो श्रीगुप्त। इनको महाराजा की उपाधि प्राप्त थी, महाराजा की उपाधि धारण किए थे, जो ये बताता था कि महाराजा क्या होगा। तो महाराजा सामंतों की उपाधि होती थी, और जो सामंत महाराजा का टाइटल लिखता था उससे यह पता चलता था कि वो किस शासक के अधीन है। ओके, आ जाओ, वह किस शासन के अधीन शासन करते हैं। एक चीनी यात्री भारत आएगा, इत सिंह, वो ये बताएगा कि श्रीगुप्त जो था वो मगध में एक मंदिर का निर्माण करवाया था। वो मंदिर कौन सा है इसके विषय में जानकारी नहीं है, बस एक मंदिर का निर्माण करवाया था। कौन? श्रीगुप्त। ऐसा कौन बताएगा? सिंह। और बताएगा कि मंदिर के खर्च के लिए श्रीगुप्त ने 24 ग्राम, क्या बोला? 24 ग्राम दान दिया था। 24 ग्राम दान दिया था। सोना दिया, चांदी दिया, ऐसा नहीं बोल रहा, खाली 24 ग्राम दान दिया था। क्लियर है? एक ही बार में पकड़ो, खत्म करो इसको। श्रीगुप्त, देखो भाई जो बाहर थे वो लोग ध्यान सुनो। हम लोग पिछले क्लास में गुप्त साम्राज्य को शुरू किया, तो गुप्त साम्राज्य के बारे में बताया कि इनके जानकारी के सोर्स में 3 सोर्स अभी पकड़ना है। एक तो हरिसेन का प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख, हरिसेन का प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख। दूसरा याद रखना है बेटा, दूसरा क्या बताया हूं मैं? कुमारगुप्त का कौन सा अभिलेख?
भीलसड़, भीलसड़, भीलसड़ अभिलेख कुमार गुप्त का। और तीसरा याद रखना स्कंद गुप्त का। स्कंद गुप्त का कौन सा अभिलेख है? तो भीतरी स्तंभ लेख। भीतरी स्तंभ लेख के अनुसार यह बताया गया है कि इनके आदि पुरुष कौन थे? श्रीगुप्त। श्रीगुप्त कौन है? तो श्रीगुप्त इनके आदि पुरुष है। इनके आदि पुरुष है ऐसा कौन बताता है? भीतरी स्तंभ लेख। गुप्त साम्राज्य के संस्थापक किसको माना गया? श्रीगुप्त। इनको कौन सी उपाधि प्राप्त थी? तो महाराजा। महाराजा क्या होते थे? तो सामंत की उपाधि होती थी। ये पता चलता था कि ये सामंत कौन से शासक के अधीन है? शासक के अधीन है। इस सिंह के द्वारा, इस सिंह के द्वारा कौन है? इस सिंह चीनी यात्री। चीनी यात्री इस सिंह के द्वारा यह बताया गया है कि मगध के क्षेत्र में, मगध के क्षेत्र में श्रीगुप्त ने मंदिर का निर्माण कराया और जिसके लिए 24 ग्राम दान में दिया था। ओके, लिखिए फटाफट, खत्म कीजिए इसको। पॉइंट पॉइंट करके लिखेंगे। पहला पॉइंट लिखेंगे श्रीगुप्त, हेडिंग बनाएंगे। गुप्त साम्राज्य के संस्थापक, गुप्त वंश के संस्थापक श्रीगुप्त थे। दूसरा पॉइंट, इनको भीतरी स्तंभ लेख के अनुसार गुप्तों का आदि पुरुष बताया गया है। तीसरा पॉइंट लिखेंगे इनको महाराजा की उपाधि प्राप्त थी। इन्होंने महाराजा की उपाधि धारण की थी। महाराजा सामंतों की उपाधि होती थी जिससे यह पता चलता था कि वो किस शासक के अधीन कार्य करेगा। चीनी यात्री इस सिंह के विवरण के अनुसार श्रीगुप्त ने मगध के क्षेत्र में एक मंदिर का निर्माण कराया था और मंदिर में खर्च करने के लिए 24 ग्राम दान दिया था। 24 ग्राम ग्राम मतलब वेट वाला या गांव वाला है? हाँ, 24 ग्राम मतलब गांव दान में दिया था। जैसे 24 बीघा जमीन देते हैं, 300 बीघा जमीन देकर अमृतसर शहर को बचाया, अकबर से दान में लिए थे। ठीक है ना? सिखों के गुरु रामदास, बताया पंजाब खालसा पंथ पढ़ा रहा था तब बताया था। फिर रिपीट करेंगे, सब रिपीट करेंगे बेटा, टेंशन मत, तो पूरा रटवा दूंगा, मेरी गारंटी है। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। ठीक है? इत्सिंग ने बताया कि मगध के क्षेत्र में इसने मंदिर का निर्माण कराया था। ओके डियर, 24 तो गांव दान में दिया था, 24 ग्राम। श्रीगुप्त के बाद इसका पुत्र है घटोत्कच। कौन है? घटोत्कच। घटोत्कच के समय में गुप्तों के राजनीतिक इतिहास की शुरुआत, राजनीतिक इतिहास की शुरुआत, जो गुप्त वंशावली है वो कहां से शुरू मानी जाती है? घटोत्कच से। लिखो, राजनीतिक इतिहास की शुरुआत घटोत्कच के समय से ही गुप्त बात मानी जाती है। गुप्त वंशावली की शुरुआत यहीं से मानी है, घटोत्कच से। क्लियर है?
क्लियर? देखो देखिए जी, लिखना नहीं है। पहला है चंद्रगुप्त प्रथम, चंद्रगुप्त फर्स्ट, ओके। दूसरा है समुद्रगुप्त, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त। देखो इधर देखो, 319 एडी से 350 एडी, 319 से 350, 31 साल का शासन है। और इसका 25 साल का है, 350 से 375 एडी। शासन कितना बड़ा हो ये मायने नहीं रखता है, शासन कितना बेहतरीन हो ये मायने रखता है। 25 साल शासन करेगा, इतिहास लिख कर जाएगा समुद्रगुप्त। और एक क्वेश्चन का जोन है, जबकि ये 31 साल शासन करेगा, पर उतना ज्यादा खास नहीं। 31 साल का शासन है, ये 50 से 75, ये 19 से 50, ये माइंड में सेट होना चाहिए। चल बाबू खड़े हो, तो तू खड़े हो, चल बता गुप्त वंश के बारे में। पिछला छोड़ दे, यहां से बता। हाँ, जानकारी के सोर्स है अन्य सोर्स में, ठीक है बताओ। ध्यान से सुनो ना भाई सब। हाँ, प्रयाग प्रशस्ति को भूलना नहीं है, ये छत्तीसगढ़ के इतिहास में भी काम आएगा। प्रयाग प्रशस्ति, यह हरिशेड़ का, हरिशेड़ कृत, हरिशेड़ के द्वारा रचा गया प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख, जो गुप्त वंश की जानकारी देता है। दूसरा याद रखना बेटा, क्या? भिलसड़ अभिलेख। भिलसड़ अभिलेख किसका है? कुमार गुप्त का। अब तीसरा याद रखना, भित्री स्तंभ लेख, जो कि स्कंद गुप्त का बताया जाता है, जिसमें गुप्त वंशावली की जानकारी और गुप्तों के आदि पुरुष किसको बताया गया है? श्रीगुप्त। फिर उसके बाद हम लोग किसको पकड़े? श्रीगुप्त। श्रीगुप्त को संस्थापक माना जाता है, आदि पुरुष माना जाता है। ये महाराजा की उपाधि धारण किया, मतलब सामंतों का लीडर। महाराजा किसके लिए उपाधि होता था? सामंतों के लिए, जो ये बताता था कि ये कौन से शासक के अधीन काम करेगा। ओके डियर, कौन से शासक के अधीन काम करेगा, समझ में आ रहा है क्या बात? हाँ, इत सिंह के द्वारा यह बताया गया कि मगध के क्षेत्र में क्या बनवाया था? मंदिर, जिसके लिए 24 ग्राम गांव दान में दिया था। ओके, इसका पुत्र कौन है? घटोत्कच। और घटोत्कच के समय में वंशावली की शुरुआत, राजनीतिक इतिहास की शुरुआत। अब क्या होगा? लड़ाई झगड़ा शुरू हुआ। क्लियर? कौन आएगा? चंद्रगुप्त प्रथम। 319 से लेकर 350, 319 से लेकर 350 और 350 से लेकर 375। अब ध्यान से सुनोगे, एक ही बार बोलूंगा फिर पूछूंगा। क्लियर है डियर? तो देखो भाई, जब भी कोई भी राजा गद्दी पर बैठेगा उसका राज्याभिषेक करवाएंगे। जिसका हुआ है उसका कराएंगे, और जिसका नहीं हुआ है, जिसकी जानकारी नहीं है, उसका नहीं कराएंगे। तो जो याद रखना, राज्य रोहण, पहला पॉइंट राज्य रोहण, दूसरा पॉइंट उपाधि, तीसरा पॉइंट विवाद, चौथा पॉइंट इसने अगर सिक्का चलवाया तो सिक्का चलवाया, पांचवा पॉइंट कुछ विशेष किया तो विशेष किया। ऐसे पॉइंट बनाकर इसका विजय अभियान होगा। विजय के बाद कौन सी पॉलिसी अपनाएगा, साम्राज्य विस्तार कैसे करेगा, कौन सी उपाधि धारण करेगा, किस किन विद्वानों को अपने संरक्षण में रखेगा, इसके समकालीन कौन कौन थे, ये सब चीज माइंड में सेट करते आना। जैसे आप एक राजा है या एक आप रानी है, महारानी है, ऐसे इमेजिन करना है कि आप अगर रहते तो क्या करते, तो इतिहास पढ़ने में, रिलेट करने में आसानी होगी। भैया अपने आप को कभी भी राजा महाराजा से कम मत समझा करो, समझ में आया ना? ऐसे नहीं किसी घर में जाके अभी झाड़ू पोछा कर रहे हैं, ऐसा स्थिति थोड़ी ना है। आप गिव अप लास्ट दम तक नहीं करना, मरते भी रहेंगे तो एक उम्मीद जारी रहना चाहिए कि नहीं मैं 1 घंटा और जी जाऊंगा, ऐसा समझ गए? गिव अप नहीं, अब हो गया सरेंडर। तालाब में फेंक दिए, नहीं सर मेरे को तैरना नहीं आता, मैं डूब जाता हूं चुपचाप, ऐसा थोड़ी होता है। हाथ पैर मारोगे ना भाई, जब तक जान है तब तक लड़ने की कोशिश करोगे, अपने आप को सेव करने का, ऐसे करके आदमी सेफ हो जाता है। मेरे को 2018 17-18 में 18 है, ठीक है, इलेक्ट्रिक शॉक लगा। मैं गया था, रक्षाबंधन का दिन था, राखी बंधवाने गया था। तो जैसे आप लोग जैसे स्टूडेंट, वैसे एक स्टूडेंट है मेरी जो मेरे को राखी बांधती थी, सीमा नाम है ना। तो उसको मैं एकदम रियल बहन माना उसका, मतलब अभी तक उसको बहन मानता हूं। ऐसे नहीं है कि कोई एक बार बांध दी तो बांध दी टाइप।
तो हर साल उसके पास राखी बंधवाने जाता हूँ। तो जा रहे थे, तो अब ग्रामीण क्षेत्र है, गांव रहता है, जान रहे हो, तो गांव में पीछे हार्वेस्टर में काम चल रहा था। अब उन लोग क्या किए थे, जो रोड लाइन है उसमें तार को फंसाकर ऐसे रखे थे। अब मैं वहां मुंह धो रहा हूँ, गर्मी का दिन था, राखी मतलब समझ उमस वाला दिन रहता है, धो रहा हूँ, मुंह एकदम चिप 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 कर रहा है मेरे को। वो आया हवा में तार और यहाँ छू गया। अब देखो वो लगभग 30-40 सेकेंड का जो टाइम पीरियड है, मेरे जीवन में आज तक मेरे को कभी जाता नहीं है। अब वो मेरे को एकदम अजीब अचानक से आएगा भाई करंट, अब समझो कैसा लगेगा। 440 वोल्ट है वो पूरा। तो मैं चिल्लाया मेरे भाई को, सामने में खड़ा था, वो नहीं सुन रहा है। एक और भाई को चिल्लाया, वो नहीं सुना। एक और भाई को चिल्लाया, नहीं सुना। तीनों को चिल्लाया मैं, सुनेगा कहां से, आवाज ही निकलेगा तब तो। उन लोग भी देख रहे हैं कैसे कर रहा है, बाद में देखे इलेक्ट्रिक शॉक लगा है। फिर ऊपर वाले को चिल्लाया, हे भगवान बोल, तो फेंक दिया वो मेरे को, मतलब गिव अप नहीं किया, नहीं मर जाता हूं, चलो हो गया, करंट लग गया, मर जाता हूं, तो बच गया बेटा। उसके अगले दिन वही इलेक्ट्रिक शॉक से एक जन मर गया। मेरे स्टूडेंट के फादर हैं, वो डेथ हो गए। तो सदमा मेरे को आते, इलेक्ट्रिक चीजों को छूने से डर लगता है, फोबिया हो गया एक। तो मतलब जिस आदमी ने मौत को देखा है ना, उसको फिर किसी चीज का मोह नहीं है, वो समझ गया है कि सब टेम्परेरी। हाँ, हम लोग अपनी डिग्निटी बनाने के लिए चीजों को करते हैं। अब यहाँ पर मैं एकदम से है ना हाफ पैंट और टी शर्ट पहन के आ जाऊंगा, नहीं ये तो जरूरी नहीं है फॉर्मल पहनना बोल के, तो तुम लोग उस चीज को फिर वैल्यू नहीं करोगे। पर उसका भी नीड नहीं है अगर आदमी को देखा जाए तो अपने एटीट्यूड को ऐसा बनाना है कि मैं सब चीज से परे हूं। मेरे जीवन में दुख का कहीं ना कहीं से भी प्रभाव नहीं पड़ने वाला। नहीं, कोई चीज का कमी है टाइप का मुंह को उड़वा के बैठे हो जैसे तुम लोग अभी देखना, किसी के चेहरे मुस्कान नहीं है। सोचो ऊपर वाला देखता होगा कितना खूबसूरत बच्चा बनाया मैं, और देख रहा तो मुंह को लटका के बैठा है, और बहुत दर्द होता होगा उसको। एकदम चेहरा चमचमाता रहना चाहिए, खिलता रहना चाहिए। अपने आप को ऐसा बनाओ, अपने हैबिट को लाओ। निर्लज बनना बोलते हैं ना जिसको, वो हो बनना पड़ेगा तुमको। बार बार कोई तुमको पोक कर रहा है, कोई तुमको जलील कर रहा है, कोई तुमको इंसल्ट कर रहा है, कुछ भी कर रहा है, या तुमको ऐसा लग रहा है कि नहीं समाज में मैं तुच्छ बन गया हूं, मेरा एटीट्यूड बहुत कमजोर, अपने आप को मोटिवेट करो बार बार, आई एम द बेस्ट, दैट्स ऑल। हम नहीं हारेंगे, कुछ भी हो हम नहीं हारेंगे, तो चीज मिल जाएगा आपको जो चीज चाहिए। और आप क्या कर रहे हो, अपने पर्सनालिटी को पूरा डाउन करो। एकदम स्माइल रहना चाहिए, खुश होना चाहिए कि अरे पढ़ रहा हूं घटोत्कच के बारे में, सोचो ऐसा। चंद्रगुप्त प्रथम जब इसका राज्यारोहण हुआ, ये 319 है, 319 पर गद्दी पर बैठेगा। ओके, देखो बेटा मैं बताया था कल तुमको, कनिष्क गद्दी पर बैठा तो शक संवत की शुरुआत किया। चंद्रगुप्त प्रथम बैठेगा तो ये गुप्त संवत की शुरुआत करेगा। दोनों डेट को 78 और 319, 78 एडी में कनिष्क और 319 में कौन है, तो शक संवत की शुरुआत कौन किया, कनिष्क। गुप्त संवत की शुरुआत कौन किया, चंद्रगुप्त प्रथम। गद्दी पर बैठा, राज्यारोहण हुआ उसी समय से गुप्त संवत के, गुप्त कैलेंडर की शुरुआत। शक कैलेंडर की शुरुआत 78 से, जिसको भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर। गुप्त कैलेंडर 319 से। जब गद्दी पर बैठा बोला कि मैं, हमारे जो आदि पुरुष थे या हमारे जो पूर्वज थे वो सामंत जैसा जिंदगी, महाराज की उपाधि धारण की, मैं महाराज का भी राज हूं, महाराजा धीराज की उपाधि धारण करूंगा। राजा धीराज मतलब राजा में भी राजा, महाराजा धीराज महाराजाओं में भी महाराजा। चंद्रगुप्त प्रथम महाराजा धीराज। क्लियर? लिच्छवी पढ़े थे, लिच्छवी महाजनपद पढ़े थे ना, वहां की राजकुमारी थी बेटा कुमार देवी। अभी जो बोल रहा हूं ये इनकी पत्नी बनेगी और ये कूटनीति से विवाह करेगा। क्यों? क्योंकि अगर मैं कुमार देवी से शादी किया, मेरे को लिच्छवी का क्या मिलेगा, समर्थन मिलेगा। ये कूटनीति है। 3 पॉइंट बोला। 319 एडी में जब गद्दी पर बैठा, राज्यारोहण हुआ, वहां से गुप्त संवत की शुरुआत, इसकी उपाधि महाराजा धीराज की उपाधि धारण की। इसने कूटनीति का परिचय देते हुए लिच्छवी राजकुमारी से विवाह किया। क्या नाम था? कुमार देवी। ओके, सोने का सिक्का चलवाया, सिक्के पर कुमार देवी का नाम लिखवाया, प्रसन्न करेंगे गुलाब, समझ में आया? जबरन फूल भेजते हैं, जबरन चॉकलेट भेजते हैं, उसके बाद भी मिर्ची खिलाते रहते हैं जीवन भर,
है कि नहीं? शुरू शुरू में कूटनीति है ये। काहे तू सद में बैठी रानी, कहा सोचते रहती है इतना? तेरा भविष्य उजाले में है बेटा, बता दे रहा हूं मैं पहले से। तू अंधकार में मत जाना। हाँ, मेरे को दिख जाता है लोगों का भविष्य, समझ में आ रहा है? गरुड़ रखा हूं, गरुड़ में छुपा के, वो पूरा एकदम सोने का है, बता रहा हूँ। और रात को ऐसे जाग जाता है वो, फिर मेरे को सबका भविष्य बता, फिर दूसरे दिन वो फिर आर्टिफिशियल धातु बन जाता है। सीरियसली बता रहा हूँ। तो कहा सोचते रहती है? कुछ नहीं सोच रही, खा कसम नहीं सोच, विद्या कसम खा। चंद्रगुप्त प्रथम के बारे में समझ में आ रहा है तेरे को? सोने का सिक्का चलवाया जिसमें कुमार देवी का नाम खुदवाया। क्लियर? चंद्रगुप्त प्रथम पहला शासक था जिसने चांदी के सिक्के चलवाए थे। 2 पॉइंट। गुप्त वंश का संस्थापक श्रीगुप्त, पर वास्तविक संस्थापक कौन है? चंद्रगुप्त प्रथम। ओके, याद रहेगा? चलिए लिखिए, चंद्रगुप्त प्रथम, चंद्रगुप्त प्रथम, चंद्रगुप्त प्रथम 319 से 350 एडी, 319 से 350 एडी। चंद्रगुप्त प्रथम 319 से 350 एडी, राज्यारोहण 319 में। इसका राज्यारोहण हुआ 319 में। यहीं से गुप्त संवत की शुरुआत 319 एडी, गुप्त संवत की शुरुआत। गुप्त संवत की शुरुआत। ओके, इसकी उपाधि लिखो, टाइटल महाराजाधिराज। इनकी उपाधि है महाराजाधिराज। ओके, विवाह लिखो, लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी, ब्रैकेट में लिखना कूटनीतिक विवाह। कूटनीतिक विवाह, कुमार देवी, कूटनीतिक विवाह। इसने सोने के सिक्के चलवाए, इसने सोने के सिक्के चलवाए जिसमें कुमार देवी नाम खुदवाया था। कुमार देवी नाम खुदवाया था। उसके बाद लिखेंगे ये पहला शासक था, गुप्त वंश का पहला शासक जिसने चांदी के सिक्के चलवाए थे। गुप्त वंश का पहला शासक हुआ जिसने चांदी के सिक्के चलवाए थे। हो गया? इनको गुप्त साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। अगला पॉइंट, हो गया? देखो तो भाई, चंद्रगुप्त में कोई डाउट थोड़ी है।
हो गया। अगला लिखिए समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त 350 से 375। तीन सौ 375 समुद्रगुप्त। पहला नंबर हरिसेन के, लिखते जाओ बेटा ना, जहां पर जो चीज छूटेगा मैं समझाते जाऊंगा। अभी लिखिए आप, हरिसेन के प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख के अनुसार चंद्रगुप्त प्रथम, लिखो ना जो बोल रहा हूं, चंद्रगुप्त प्रथम अपने जीवन काल में ही संन्यास लेकर समुद्रगुप्त को अपना उत्तराधिकारी घोषित किया था। चीजें समझ में आ रही है? चंद्रगुप्त प्रथम लास्ट दम तक नहीं रहा। पहले ही क्या किया, मैं अब T20 खेलूंगा, सिर्फ वनडे और टेस्ट नहीं खेलूंगा, संन्यास ले लिया। और कैप्टन किसको बना दिया? समुद्रगुप्त। क्लियर है? अगला पॉइंट, ऐसा कौन बता रहा है? प्रयाग प्रशस्ति। ऐसा याद रखना बेटा, प्रयाग प्रशस्ति बता रहा है, जो कि किसका है? हरिसेन। अगला पॉइंट, प्रयाग प्रशस्ति के अनुसार स्तंभ लेख के 7वें श्लोक में अंडरलाइन, 7वें श्लोक में समुद्रगुप्त के सामरिक विजयों का वर्णन मिलता है। सामरिक विजय मतलब वो कैसे युद्ध अपना किया और कैसे अपने साम्राज्य का विस्तार किया। ओके, अगला पॉइंट जो कि चंपू शैली में है, ये जो लिखा है वो चंपू शैली, अंडरलाइन, चंपू शैली। क्वेश्चन है बेटा, चंपू शैली। ठीक, चंपू शैली में लिखा गया स्तंभ लेख 7वें नंबर का श्लोक है, प्रयाग प्रशस्ति का 7वां श्लोक है, स्तंभ लेख का 7वां श्लोक है, जो कि इसके सामरिक विजय की जानकारी देता है, जो कि चंपू शैली में है। इसी में बताया गया है कि इसने 5 चरण में, कितने चरण में? 5 चरण में अभियान चलाया। लिखो, 5 चरण में अपना विजय अभियान पूरा किया। पांच चरण। पहला लिखेंगे प्रथम चरण। प्रथम चरण जिसको आर्यावर्त विजय, आर्यावर्त विजय, आर्यावर्त विजय, आर्यावर्त मतलब समझ गए, भारत, उत्तर भारत जो आर्यों का क्षेत्र था। वैदिक काल में हमने पढ़े थे आर्य कहाँ आए थे, तो उत्तर पश्चिमी क्षेत्र से भारत में आए थे, घोड़े में बैठकर आए थे। साम्राज्य विस्तार कहाँ है, तो ऊपर वाला क्षेत्र, तो ये आर्यावर्त विजय है। ओके, उत्तरी भारत पर 9 शासकों को पराजित किया। समुद्रगुप्त इतना खतरनाक आदमी, सोचो पूरे भारत पर नियंत्रण करेगा, कोई छोटा मोटा आदमी नहीं है, भारत का सिकंदर कहते हैं, बताया था मैं पिछली क्लास में। समुद्रगुप्त ऐसा पर्सनालिटी बना, अपने बच्चे का नाम रखना समुद्रगुप्त। समझ में आया? ये इतिहास से प्रेरणा लेने वाली बात। अब तो क्या हो गया, तुम क्या करो, जैकी, जॉन, माइकल, टॉमी ऐसे रखते हैं, तो कोई समुद्रगुप्त रखे तो मजा आए, है ना? अबे तुम्हारा नहीं हो रहा, तुम्हारे पड़ोसी का रख दो, क्या दिक्कत है? आर्यवर्त हो गया। नौसेना, उत्तर भारत के 9 से शासकों को पराजित किया। द्वितीय चरण सीमांत राज्य, सीमांत राज्य, पंजाब, सीमावर्ती राज्य नेपाल,
पंजाब जितने सीमावर्ती राज्य हैं और नेपाल में, इसको सीमांत राज्य विजय, पहला आर्यवर्त विजय, दूसरा सीमांत राज्य विजय, तीसरा लिखिए आटविक विजय, आटविक तृतीय चरण, आटविक विजय, विंध्य क्षेत्र, विंध्याचल पर्वत वाला क्षेत्र, विंध्य क्षेत्र मतलब मिडिल क्षेत्र, विंध्य क्षेत्र पर विजय, हो गया। चतुर्थ चरण दक्षिणापथ विजय, इसमें पल्लव राज्य, पल्लव बताया था तमिलनाडु क्षेत्र में, पल्लव, पांड्य, चोल बताया था ना, ठीक। पल्लव राज्य समेत दक्षिण भारत के 12 राज्यों पर विजय हासिल किया। हो गया। लास्ट लिखिए पंचम चरण विदुषी राज्य विजय, विदुषी राज्य विजय, इसमें उत्तर पश्चिम भारत के कुछ विदेशी राज्यों को पराजित किया। समुद्रगुप्त ध्यान से देखिएगा, 350 से 375 एडी, ध्यान से देखने बोला हूं, ध्यान से। आज नहीं डांटूंगा सोच के आया हूं, तुम लोग डांट खाने के लिए क्यों एक्साइटेड होते? ध्यान से देखो, हर एक पॉइंट पूछूंगा बेटा, जबरन का नाटक नहीं किया करो ना। मैं बोला कि प्रयाग प्रशस्ति किसका है? हरिसेठ। हरिसेठ का प्रयाग प्रशस्ति बताता है कि जब चंद्रगुप्त प्रथम गद्दी पर बैठा था तो जिंदा रहते रहते अपने जीवन काल में संन्यास धारण किया और अपना उत्तराधिकारी समुद्रगुप्त को बनाया। किसको बनाया? समुद्रगुप्त। ध्यान से देखिए, ये पृष्ठभूमि समुद्रगुप्त गद्दी पर कैसे बैठा, तो याद रखना इसी के जीवन काल में ही गद्दी पर बैठा। ये जिंदा है। चंद्रगुप्त प्रथम जब गद्दी पर था तो अपने जीवन के अंतिम समय में क्या किया? संन्यास ले लिया, और संन्यास लेकर अपना जो रिप्रेजेंटेटिव है किसको बनाया? समुद्रगुप्त को। अब समुद्रगुप्त गद्दी पर बैठा, तो गद्दी पर बैठा ऐसा यही बता रहा है प्रयाग प्रशस्ति। वो भी स्तंभ लेख जो है इसके 7वें श्लोक में, 7वें श्लोक में, जो कि कौन सी शैली में है? चंपू शैली। चंपू शैली में है। ये इसके सामरिक विजय का वर्णन करता है कि कैसे समुद्रगुप्त अपने साम्राज्य को बढ़ाया था। तो इसने 5 चरण पर काम किया, 5 चरण पर अपने विजय अभियान को चलाया था। ये 5 चरण पर, तो 5 चरण में कैसे कैसे काम किया? प्रथम चरण में आर्यवत विजय, आर्यवत विजय। आर्यवर्त विजय कहने का मतलब है कि उत्तर भारत, उत्तर प्रदेश वाला क्षेत्र, ऊपर वाला बेल्ट, जम्मू कश्मीर वाला बेल्ट, पूरा जहां आर्यों का शासन था। दूसरा अगर बात करें
तो पहला आर्यवर्त, दूसरा सीमांत। क्या बोला? सीमांत। सीमांत विजय, सीमांत विजय मतलब पंजाब का क्षेत्र, नेपाल का क्षेत्र और पंजाब, नेपाल और सीमावर्ती राज्य। तीसरा विंध्य विजय, विंध्य के क्षेत्र में। विंध्य विजय, आठविक विजय कहते हैं जिसको, आठविक विजय विंध्याचल पर्वत के क्षेत्र में विजय अभियान चलाया। चौथा दक्षिणापथ, दक्षिणापथ विजय, तो जब उत्तर में 9 राज्यों को जीता तो दक्षिण में 12 राज्यों पर अभियान चलाया। और याद रखना पल्लव सहित 12 राज्यों पर विजय। भारत के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में जो विदेशी थे, जैसे कि हम लोग हिंदू ग्रीक पढ़े हैं ना, ब्रिटेनियन पढ़े थे ना, यूक्रेटस और आपका क्या यूथेडेमस और यूक्रेडाइट्स, याद आ रहा है? इन लोग को जो पढ़े थे हिंदू ग्रीक में, हिंदू इंडो ग्रीक, याद है? हिंदू यवन। ऐसे जो आपका जैसे आपका कौन थे? पार्थियन थे, सिथियन थे, ये सब विदेशी थे, कुषाण थे, तो इनको पराजित किया। इन लोग सब इसकी अधीनता स्वीकार करेंगे, देखना अभी किसकी? समुद्रगुप्त की। तो भारत के उत्तरी पश्चिमी क्षेत्रों पर जो विदेशी कहीं ना कहीं नियंत्रण था, उनको भी पराजित करके पूरे संपूर्ण भारत में अपने साम्राज्य को फैला दिया। ये बेटा क्या करता था? पहले काम क्या करता था? अधिकार करता था, दूसरा क्षमा करता था, तीसरा दान कर देता था, जा छोड़ दिया। अभी सीखेंगे तीनों को। पहले बताओ ये समझ में आया? समुद्रगुप्त के बारे में बताता हरिसेन। हरिसेन का प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख समुद्रगुप्त की जानकारी, विस्तृत जानकारी देता है, जो यह बताता है कि चंद्रगुप्त प्रथम जब गद्दी पर बैठा था तो अपने गद्दी पर विराजमान रहते रहते जीवन काल में ही संन्यास ले लिया और अपना उत्तराधिकारी किसको बना दिया? समुद्रगुप्त प्रथम। इसके विजय अभियान की जानकारी हमको इसी स्तंभ लेख के 7वें श्लोक से प्राप्त होती है, जो कि चंपू शैली में लिखी गई है। इसने अपने विजय अभियान को, सामरिक विजय अभियान को 5 चरणों में जीता। पहला चरण में उत्तरापथ विजय, जिसको आर्यवर्त विजय कहते हैं, उत्तरापथ या आर्यवर्त विजय, जिसमें याद रखना बेटा उत्तरी भारत में 9 शासकों को पराजित किया। ओके। जबकि दूसरा है बेटा सीमांत राज्य विजय, जिसमें पंजाब, नेपाल सहित सीमावर्ती राज्यों पर विजय अभियान चलाया और उसको जीता। तीसरा आठविक विजय है, जिसमें विंध्याचल पर्वत, विंध्य के क्षेत्रों पर अपने साम्राज्य को फैलाते हुए उस क्षेत्र को जीता। चौथा है दक्षिणापथ विजय, जिसमें याद रखना पल्लव सहित 12 राज्यों को पराजित किया और पूरे संपूर्ण दक्षिण भारत पर अपना अधिकार स्थापित किया। और लास्ट है बेटा याद रखना विदेशी विजय या विदेशी याद रखना राज्य पर विजय। इसमें जो भारत के उत्तर पश्चिमी क्षेत्रों पर जहां विदेशी नियंत्रण स्थापित था, उनको पराजित किया और संपूर्ण समूचे भारत पर अपना नियंत्रण स्थापित किया। बेटा ये विजय करने के बाद नीति को जो अपनाता था, उसमें 3 बिंदु को याद रखना। पहला ग्रहण, शत्रु को पराजित करके उसके क्षेत्र को जीत लेता था। ओके। दूसरा मोक्ष, मारता नहीं था शत्रु को, लड़ता था। मैं बताया ना, अपनी डिग्निटी के लिए सेल्फ टेस्टिंग करता था। मैं लड़के देखता हूं कौन जीतता है टाइप का, जबरन का। मारता नहीं था सामने वाले को, ऐसे नहीं कि क्रूर शासक था। ये बताता था कि देखो बेटा, तुम लोग ना मेरे सामने बात मत करो, मुंह तक मत खोलो, तुम्हारा बाप हूं मैं, प्रूफ करके दिखाओ। हाँ दिखाओ। कोई आगे जबरन ठिसा रहा है, जा बेटा, खपल देता था, फिर बोलता था और लड़ेगा, फिर मारता था, और लड़ेगा, फिर मार, लास्ट में माफ कर दो, हाँ चल माफ कर दो। जब तक ठिसाएगा तब तक मारो। समझ? पहला ग्रहण, दूसरा मोक्ष, शत्रु पर अधिकार, फिर शत्रु को मुक्त करना, लास्ट में अनुग्रह। यदि शत्रु अगर क्षमा मांगता है तो राज्य को लौटा। बोलता था बेटा अब मत लड़, नहीं मैं लड़ूंगा, अच्छा है, मत लड़, हो गया, नहीं मैं लड़ूंगा, फिर देता था, मत लड़ बाबू, बोल रहा हूं मेरे से नहीं सकेगा, नहीं मैं लड़ूंगा, बेटा अच्छा है। समझ में? लास्ट में जब शत्रु क्षमा मांगता था, राज्य को जा ले जाते रहे, जा ले जा, टीवी वीवी चाहे फ्रिज व्रिज सबको ले जा, कोई दिक्कत नहीं। ग्रहण, मोक्ष और अनुग्रह, तीनों पॉइंट को लिखो। विजय पश्चात जब दक्षिण भारत के 12 राज्यों को पराजित किया
दक्षिण भारत के 12 राज्यों के शासक को पराजित किया। दक्षिण भारत के 12 राज्यों को पराजित किया तो निम्न नीति को अपनाया। पहला, ग्रहण। पहला ग्रहण, ग्रहण। ग्रहण, ग्रहण में शत्रु पर अधिकार करना। दूसरा, मोक्ष। शत्रु को मुक्त करना। तीसरा, अनुग्रह। राज्य को लौटाकर शत्रु पर दया करना। इसी के आगे लिखते जाएंगे कंटिन्यू में। शक, शक, कुषाण आदि शासकों ने समुद्रगुप्त की अधीनता को स्वीकार करते हुए तीन विधियां अपनाई। तीन विधियां अपनाई। पहला लिखेंगे आत्मनिवेदन। सम्राट के सामने स्वयं हाजिर हो जाना। सम्राट के सामने हाजिर हो जाना। दूसरा, कन्योपायन। कन्योपायन, अपनी पुत्रियों का गुप्त राजाओं के साथ विवाह करना। कन्योपायन, अपनी पुत्री का गुप्त राजाओं के साथ विवाह करना। गुरुत्मंदक, स्वविषय। गुरुत्वमंदक, गुरुत्वमंदक, स्वविषय, अपने विषय के लिए शासन आदेश प्राप्त करना। ठीक, मतलब शासन से आप आदेश ले लो और अपने विषय पर काम करो। पहले क्या करते थे, राजा के सामने स्वयं हाजिर हो जाते, आत्मसमर्पण, है ना। इसी को क्या बोला, आत्मनिवेदन। समर्पण न करके क्या करते थे, निवेदन, रिक्वेस्ट करते थे कि क्षमा कर दीजिए। शक और कुषाण यही कर रहे थे, या जो भी आपका विदेशी थे, है ना, उन लोग यही काम किए। दूसरा क्या किया, अपनी पुत्रियों का विवाह करा दिए गुप्त राजाओं के साथ। तो भाई अब रिश्तेदार बन गए, अब तो कोई हमको छुएगा भी नहीं। हम लोग का रिश्तेदारी गुप्तों के साथ है। छोटे मोटे आदमी समझो क्या, समुद्रगुप्त के खानदान से हैं हम लोग। और क्या, अपने विषय के लिए क्या करना बेटा, निवेदन करना, अपने विषय के लिए याचना करना, अपने विषय के लिए शासन से आदेश प्राप्त करना। ठीक, सीमावर्ती राज्यों के लिए नोट करके लिखो वहीं पर आगे। सीमावर्ती राज्यों के लिए सर्व करदान, सर्व करदान, सर्व करदान मतलब सभी प्रकार का करों का भुगतान करना अनिवार्य। लिखो, सभी प्रकार के करों का भुगतान।
दूसरा आज्ञाकरण, आज्ञाकरण मतलब समस्त आज्ञाओं का पालन करना। लिख लो, समस्त आज्ञाओं का पालन करना। तीसरा लिखो प्राणामागमन, प्रणामागमन, प्रणाम करने राजधानी आना। हो गया। देखो बेटा, 3 नीति है इसकी। शुरू में दक्षिण विजय पर जब 12 राज्य को जीता तो क्या क्या किया बेटा? ग्रहण, मोक्ष और अनुग्रह। शत्रु से लेता था, शत्रु को जिंदा छोड़ देता था और राज्य को लौटा देता था। सीमावर्ती राज्यों के लिए क्या किया? सॉरी, शक और कुषाण जैसे विदेशी लोगों के लिए क्या किया? आत्मनिवेदन, स्वयं उपस्थित हो, राजा के सामने स्वयं हाजिर हो। कन्याउपायन, अपनी पुत्रियों का विवाह किससे करा दो? गुप्तों के साथ। और गुरुत्मंदक मतलब स्वयं के लिए शासन से आदेश करना, याचना करना। सीमावर्ती राज्यों को कठोर, सभी प्रकार का कर देना पड़ेगा, सभी आज्ञा को पालन करना पड़ेगा और याद रखना राजधानी में उपस्थित होना पड़ेगा अटेंडेंस देने के लिए। क्लियर? समझ में आया? ये कोई छोटा मोटा आदमी नहीं है समुद्रगुप्त ना। इसका साम्राज्य लिखो, ब्रह्मपुत्र नदी से लेकर इसका साम्राज्य विस्तार। पूर्व में ब्रह्मपुत्र नदी से लेकर दक्षिण में नर्मदा तथा उत्तर में पश्चिम, दक्षिण में नर्मदा तथा उत्तर में पश्चिमी कश्मीर तक फैला था। पूर्व में ब्रह्मपुत्र, दक्षिण में नर्मदा और उत्तर में पश्चिमी कश्मीर तक फैला हुआ था। अब इसकी उपाधि को लिखो, बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले लिखो, 100 युद्धों का विजेता कहते हैं इसे। सौ युद्धों का विजेता कहते हैं इसे। समझ गए? 100 युद्ध को जीतने वाला छोटा मोटा आदमी थोड़ी होगा भाई। अशोक से भी खतरनाक आदमी है ये, है ना। हमारे यहाँ एक तो पारा में लड़ाई हो जा रहा है तो सकपक कर रहा है, 4 दिन तक घर से नहीं निकलने, मोला मार दी ही, मैं नहीं जाऊं। समझ गए? 100 युद्धों को जीतने वाला। धरणी बंध लिखो, धरती को बांधने वाला, पृथ्वी को बांधने वाला। पूरे धरती को बांध दिया जिसने, वो समुद्रगुप्त है। धरणी बंध। कविराज, बेटा पोएट्री भी बोलता था ये, गाना भी गाता था हमारे टाइम। समझ गए? कविराज। परम भट्टारक, परम भट्टारक। अश्वमेघ पराक्रम, अश्वमेघ पराक्रम। इसने 2 विद्वानों को संरक्षण दिया। एक तो हरिसेन जो इसका कवि है, जो इसी के बारे में लिखेगा प्रयाग प्रशस्ति में, है ना। हरिसेन लिखो, इसके संरक्षक विद्वान है ये, जिसको अपने दरबार में रखता। देखो बेटा, पहले राजा महाराजा कवि पालते थे, जैसे पृथ्वीराज चौहान में बताऊंगा, चंद्रवरदाई, अभी बोल रहा हरिसेन। इन लोग क्या करते थे? राजा के गुणगान करते थे। अब जैसे मैं एक जन रखा हूं असिस्टेंट, है, इज्जत है, शोहरत है, दौलत है, शहर में कहीं भी रिश्ता मांगने जाऊंगा तो मना नहीं करेगा, वेलकम। देखे हो? तुम लोग देखते नहीं हो, वही तो दिक्कत है ना। देखे वेलकम मूवी? है, कौन हीरो है? नाना पाटेकर है जी। हाँ, अक्षय कुमार है। और कौन हीरो है? हाँ हाँ, सुनील शेट्टी है। ठीक ठीक, अनिल कपूर और नाना पाटेकर। तो उसमें नाना पाटेकर की बहन रहती है, क्या नाम है उसका? ऐश्वर्या राय, कैटरीना कैफ।
वो इतनी सुंदर होती है फिर भी शादी नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि गुंडा की बहन रहती। तो जबरन एक ठो रखा रहता है कवि, लंगड़ा रहता है, जो कोई भी रिश्तेदारी के लिए आता है तो जबरन वो व्याख्या करता है। हमारे क्या नाम रहता है उसका, उदय जी, हाँ ना, उदय भैया, उदय सेठी रहता है ना नाम। तो हमारे सेठी भैया का शहर में इतना इज्जत है, शोहरत है, दौलत है, राजमहल, घराना है, सब है। कहीं भी रिश्ता मांगने जाएंगे तुम्हारे एक ठो नहीं मिल रहा है, जबकि है ना, मांगने जाएंगे तो मना नहीं करेगा। पर आपके लड़के के ऊपर दिल आ गया, जबरन जो बक रहा है ना वो कवि है। वैसे ही राजा महाराजा अपने दरबार में कवि रखते थे। इन लोग क्या करते थे, राजा के युद्ध विजय अभियान का क्या करते थे, व्याख्यान करते थे, गुणगान करते थे। उसी को सबको हरिसेन किसमें लिख दिया है, प्रयाग प्रशस्ति में। तो एक रखे थे कौन, हरिसेन, जो इसका क्या था, दरबारी था, विद्वान कवि था। दूसरा लिखेंगे बेटा वसुमित्र। हरिसेन का प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख लिख लेना बेटा बगल में। हो गया बेटा। दो तो कवि के नाम बोला, वसुमित्र जो कि बौद्ध साहित्य का जानकार था, लिख लो, बौद्ध साहित्य का जानकार था, मतलब बौद्ध विद्वान था। और दूसरा हरिसेन, जिसने प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख रचा है। कौन है, हरिसेन। ओके डियर। दो। अब देखो बेटा, इसको मैं बोला कविराज की उपाधि धारण की थी, तो मतलब कुछ ना कुछ तो ये योगदान कला के क्षेत्र में दिया होगा। तो पहला लिखो वीणा वादक था। वीणा वादन करता था, अर्थात उसने जो सिक्का चलवाया था उसमें उसका वीणा वादन करते हुए फोटो था। वीणा वादन, वीणा बजाता था बेटा, समथिंग लाइक संस्कृत आपका सरस्वती माता, हे हंस वाहिनी ज्ञानदानी अम्ब विमल मति दे, है ना। और क्या बोलते हैं, वीणा वादनी किसको बोलते हैं, सरस्वती माता को बोलते हैं ना। तो जो ज्ञान की देवी है वो सरस्वती है। जो युद्ध लड़ते लड़ते वीणा वादन कर रहा है, मतलब संगीत्यों का या फिर विद्या का जो प्रोटेक्शन कर रहा है, वो है समुद्रगुप्त। इसीलिए इसको कविराज लिखो। विद्या का संरक्षक माना गया, पॉइंट कर करके लिखो, विद्या का संरक्षक माना गया, कवि, संगीतज्ञ आदि को अपने दरबार में पनाह दिया। हो गया, इसलिए इसको कविराज की उपाधि, है ना। देखो, कवियों का, संगीतज्ञों का ये संरक्षक करता था, उनका प्रोटेक्टर था। ये खुद क्या था बेटा, कला वादन पे आपका निपुण था। ये वीणा वादन करता था, इसके सिक्कों पर इसके चित्र अंकित किए गए वीणा वादन करते हुए, मतलब कहीं ना कहीं वीणा वादन करता था, इसलिए इसको कविराज की उपाधि धारण की। इसको भारत का नेपोलियन कहा जाता है। इतिहासकार विसेंट स्मिथ ने, लिखो जी, इतिहासकार विसेंट स्मिथ ने इसको भारत का नेपोलियन किया। उल्टा बोलना चाहिए, नेपोलियन को विश्व का समुद्रगुप्त कहना चाहिए। हमारे आदमी को विदेशी से तुलना कर रहे हैं, हम लोग विदेशियों की तुलना हमारे से करेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। क्यों बोल रहा हूं ऐसा, समझ रहे हो। नेपोलियन एक युद्ध हारा था, पर समुद्रगुप्त एक भी युद्ध नहीं हारा था। इसलिए नेपोलियन की तुलना समुद्रगुप्त से होनी चाहिए कि न कि समुद्रगुप्त की तुलना नेपोलियन से होनी चाहिए, ठीक है। पर विसेंट स्मिथ लिख दिए भारत का नेपोलियन। किसे कहते हैं,
समुद्रगुप्त। ये क्वेश्चन आता है बेटा, आपसे कोई पूछेगा इतिहास पढ़ा है तो बोलोगे हाँ, तो बोलेगा भारत का नेपोलियन कौन है, तो तू बोलना हमको सिखाएगा बे, आप बताता हूं तेरे को, पूरा उसका हिस्ट्री खोल देना समुद्रगुप्त का। समुद्रगुप्त चंद्रगुप्त के समय में ही गद्दी पर बैठ गया था, समझ में आया, इतना खतरनाक आदमी था बोलना। अश्वमेघ यज्ञ करवाया था, उसके बाद अश्वमेघ सम्राट की उपाधि धारण किया, सब बता देना बेटा, है ना। हो गया क्या यहां तक? चलिए बंद कीजिए कॉपी। कौन बोलेगा पूरा? चंद्रगुप्त प्रथम और समुद्रगुप्त दोनों को बोलना है। अभी हम न्यूट्रल मोड पे चल रहे हैं, फिर कल परसों के बाद पहला गियर लगेगा, उस समय स्पीड बढ़ाऊंगा, उस समय डंडा भी लेकर आऊंगा। एक तो बनवा रहा हूं अलग, बढ़ाई से अलग गोल आकार का, जिसमें पड़ेगा तो और अच्छे से समझ में आएगा। अब बोलो ना यार, चलो ही ना जी, फंस गए जी यार। हाँ तो थोड़ा थोड़ा बोल दो, थोड़ा थोड़ा बोल दो, चलो। गुड। हाँ, यहीं से गुप्त संवत की शुरुआत होती है सर। राजकुमारी कुमार देवी। कुमार देवी से हुआ था, जो कि एक कूटनीति का परिचय देता है। और लिच्छवी से जब विवाह किया तो वैशाली को क्या किया? कूटनीति से प्राप्त कर लिया। लिच्छवी मतलब वैशाली राज्य। ओके, सोने के सिक्के चलवाए, जिसमें अपनी पत्नी का नाम लिखवाया कुमार देवी। चांदी का सिक्का चलवाने वाला पहला शासक था, गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक था। हो गया, इतना ही तो बोलना है। बैठो बेटा। बेटा आपका नाम क्या है जी? मैं भूल गया। विनय, पूरा नाम? चौधरी। क्या है क्वालिफिकेशन आपका? अभी परसुइंग है कि गॉट ओवर? हो गया, ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गया है। पर्टिकुलर कौन सी चीज़ की तैयारी कर रहे हो? रेलवे। ठीक, मैं रेलवे में इंजीनियर रहा भाई 1 साल, 2018-2019। मोड़ नहीं किया, जॉब छोड़ दिया। बहुत बड़ा गलती किया, हालांकि कुछ हो भी गया था, उसका मैटर था अलग, कभी फुर्सत में बताएंगे आपको, है ना। तो जॉब लगता है बेटा, है ना, अगर पढ़ेंगे तो आप। चलो ट्राई करो आप खड़े होके, एकदम पेशेंस के साथ। सबका मौका आएगा बेटा, सबको बोलना। चंद्रगुप्त प्रथम बोलिए। हाँ, घबराओ मत बेटा, पहला है अटेम्प्ट, इसलिए तुमको डर लग रहा है। फिर चलो बैठो, कोई बात नहीं। कौन बोलेगा पूरा? चलो तो लिख के दिखाओ कॉपी में, चलो चेक करेंगे, बोल नहीं पा रहे हो। लिखोगे कि बोलोगे? लिखोगे तो 10 मिनट लगेगा जबरन का। चल विकास, खड़े हो, बोल। चंद्रगुप्त प्रथम मौर्य नहीं है बेटा, मौर्य खत्म हो गया। थोड़ी ऐसे है रहन दे, और उसके और नहीं बना पाएंगे, बोलना टाइम ही नहीं है। हाँ बोलो बेटा। चंद्रगुप्त का शासन 319 AD से 350 AD। हाँ, इसका शासन टोटल 31 वर्ष का था। गुड। अभिलेख में हरिसेन का प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख। तुम लोग बता रहे हो, तुम लोग इतना पुअर रहोगे ना तो मेरे को भी फिर ना
एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पढ़ाने में मजा मतलब मन नहीं करेगा, क्योंकि तुम लोग बिगिनर लेवल से आगे नहीं बढ़ोगे तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कैसे पढ़ाऊंगा? बता रहा हूँ बेटा, इस लेवल से पढ़ोगे तो 5 साल लग जाएंगे तुमको ना, बता रहा हूँ। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पढ़ना है, बैठो। अपनी स्पीड को बढ़ाओगे नहीं तो कैसे बनेगा? चल यार, तू बोल पाएगी रानी? हाँ उमेश्वरी। हाँ हाँ ठीक ठीक। हाँ 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 कूटनीति विवाह था इसलिए वैशाली को प्राप्त किया। ठीक, नेक्स्ट। ठीक, गुड। हाँ ठीक है, गुड। समुद्रगुप्त। ठीक है। निबंध लिख रहे हैं हम लोग। हाँ जल्दी बोल। इन्होंने 20 साल शासन किए। अपने शासनकाल में बहुत सारे कार्य किए। इतिहास में उनका विशेष स्थान है। और फेंकते जा, जल्दी जल्दी है। निबंध लिख रहे हैं बोल रहा हूँ तो हम लोग। जो जो स्थान है उसको बता, विशेष स्थान है वो छोड़। फैक्ट को लिखना है भाई, फैक्ट लिखना है। बैठ बैठ बैठ। चल यार बोल। शुरू से रही। समुद्रगुप्त का शासनकाल 350 से 375 ईस्वी तक था। हाँ ध्यान शुरू, ध्यान से ना। हरिशरण के प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख में यह वर्णन मिलता है कि चंद्रगुप्त प्रथम के संन्यास काल में ही उन्होंने अपना उत्तराधिकारी समुद्रगुप्त को ठीक बोल रही है, बोल रहे यार। अपने जीवन काल में ही संन्यास लेकर अपना उत्तराधिकारी समुद्रगुप्त को घोषित किया। नेक्स्ट। स्तंभलेख के 7वें श्लोक में सामरिक विजय का वर्णन मिलता है, जो 5 चरण में है। प्रथम चरण में आर्यावर्त विजय, जो उत्तर भारत के 9 राज्यों के शासकों को समुद्रगुप्त ने पराजित किया। और द्वितीय चरण में सीमांत राज्य विजय, जिसमें पंजाब नेपाल सहित सीमांत राज्यों पर सीमांत राज्य विजय। और तृतीय चरण में दक्षिण के 12 राज्य दक्षिण के पल्लव राज्य सहित 12 राज्यों को हराया। और विदेशी उत्तर पश्चिम में विदेशी राज्य विजय, जिसमें उत्तर पश्चिम में जो राज्य स्थित थे उन्हें हराया, पराजित किया। और 8वीं विजय। हाँ, 8वीं विजय में विंध्य क्षेत्र को विंध्य या विंध्याचल पर्वत के आसपास के क्षेत्रों को जीता। इस प्रकार से 5 चरणों में पूरे भारत पर अपना नियंत्रण स्थापित किया। दक्षिण भारत में पल्लव सहित 12 राज्यों को पराजित करने के बाद 3 नीति को अपनाया था। पहला ग्रहण, दूसरा मोक्ष, तीसरा अनुग्रह। ग्रहण मतलब राज्यों को ग्रहण, शत्रु के राज्य पर अधिकार करना। दूसरा शत्रु को माफ कर देना और राज्य को पुनः लौटा देना। फिर सीमावर्ती राज्यों में 3 कठोर नीति थी। पहला क्या था? करों को आत्मनिवेदन। सीमावर्ती राज्यों में ना, सीमावर्ती राज्यों में बोल रहा हूं। पहला तो करारोपण, कर संपूर्ण कर देना होगा, आज्ञा का पालन करना होगा और राजधानी में उपस्थित होना अनिवार्य है।
फिर उसके बाद सब कुषाण जैसे लोगों के लिए नीति थी। तो पहले क्या था? आत्मनिवेदन, दूसरा कन्यारोपण, कन्या से विवाह, और तीसरा क्या था? स्वयं से स्वयं के विषय के लिए आपका क्या करना? आदेश प्राप्त करना। ठीक है, इसकी उपाधि 3-4 उपाधि बताओ। उपाधि कविराज परम भट्टारक, कविराज परम भट्टारक, पहली उपाधि इसकी, तो सबसे पहले उपाधि तो धरणीबद्ध, धरती को बांधने वाला। दूसरा 100 युद्धों का विजेता। तीसरा कविराज, वीणा वादन करता था, कवि जैसे संगीतमय जैसे विद्वानों को संरक्षित करके रखा था। इसने सिक्के चलवाए थे जिसमें खुद वीणा बजाते हुए उसमें चित्र अंकित करवाया है। तो मतलब कहीं ना कहीं संगीत कला जैसे निपुण विद्वानों को अपने क्षेत्र में संरक्षण दिया होगा, इसलिए इसकी उपाधि कविराज है। फिर उसके बाद परम भट्टारक इसकी उपाधि है। और क्या है? अश्वमेघ पराक्रम, अश्वमेघ के बाद इसको उपाधि धारण किया। ठीक है, विशेष इसने कोई भी युद्ध हारा नहीं था, इसलिए इसको भारत का। विलियम स्मिथ क्या नाम है? नहीं, जो इसको उपाधि दिया है विसेंट स्मिथ। विसेंट स्मिथ ने इसको भारत का नेपोलियन कहा। ठीक है, चलिए लिखिए रामगुप्त। अगला है रामगुप्त। एक दुर्बल शासक था, एक दुर्बल शासक था। रामगुप्त के समय में शक आक्रमणकारियों ने राज्य पर आक्रमण किया। ठीक है, बहुत गंदा काम किया। इतिहास के पन्नों में इसका नाम कभी भी लिया जाएगा तो शर्म से लिया जाएगा, याद रखना। जब शकों का आक्रमण हुआ तो एक्चुअल में शक इसकी पत्नी को प्राप्त करना चाहते थे। ध्रुव देवी, नाम लिखो, ध्रुव स्वामिनी या ध्रुव देवी, इसकी पत्नी का नाम। ठीक है, ठीक, शक इसकी पत्नी की, शक मतलब समझ गए ना, विदेशी, सिथियन। तो शक इनकी पत्नी के प्रति आसक्त थे, ध्रुव देवी के प्रति आसक्त थे, ध्रुव स्वामी को प्राप्त करना चाहते थे। राज्य की शांति के लिए इसने अपनी पत्नी को क्या कर दिया? शकों को दे दिया। क्लियर, लिख लो। राज्य की शांति खरीदने का विचार किया और ध्रुव स्वामिनी को शकों को सौंप दिया। पर यह बात उसके छोटे भाई को पसंद नहीं आई। नेक्स्ट पॉइंट, चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य। उसी में ही लिखोगे ना, अलग से हेडिंग बनाएंगे उसका, पर अभी उसी की कहानी चल रही है, रामगुप्त। ठीक है, चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य। देखो बेटा, दुर्बल शासक था रामगुप्त। रामगुप्त जानता था कि मैं नहीं लड़ सकता, इसीलिए अपनी पत्नी को सरेंडर कर दिया। पर उसके छोटे भाई को लगा कि नहीं, ये गलत है। कौन? चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य। आगे अपन लोग पढ़ेंगे। चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य। ठीक है, चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य। भाई ये तो बात कर, तो करण का फोन आ रहा है, क्या बोल। चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य। ओके, तो चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य ने ध्रुव देवी का वेश धारण करके ध्रुव देवी का वेश धारण करके शिविर में जाने का निर्णय लिया। शक शिविर में जाने का निर्णय लिया। ध्रुव देवी का वेश धारण करके शक शिविर में जाने का निर्णय लिया और शक राजाओं की हत्या कर दी।
माथा तो ठनका था चंद्रगुप्त द्वितीय का, अपने भाई की कायरता को देखकर तो वापस आया, अपने भाई को ही मार दिया। जा बाबू नहीं पड़ जा, लिखो। हाँ, मेरे टाइप का आदमी है, मूड से रखता है तो कुछ भी करता है। गद्दारी करवे बोला सबसे, रामगुप्त को लगते गद्दारी करवे, ले बाबू ढाए। चंद्रगुप्त द्वितीय ने इसके पश्चात अपने भाई का भी वध करके रामगुप्त की हत्या कर दी और गद्दी को प्राप्त किया। बेटा समझ गए, ध्रुव देवी को तो बचा लिया पर अपने भाई का बलिदान दे दिया। बेटा चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य 375 से 415, ठीक समझ में आया। मैं रामगुप्त का कोई डिटेल ही नहीं है, उसकी स्टोरी आपको बताया, क्योंकि समुद्रगुप्त के बाद अगला जो वंशावली का परिचय देता है वो किसका है, चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य का है, ठीक। पर इसके बीच में कुछ स्टोरी हुआ है। जो स्टोरी क्या है, तो रामगुप्त नाम का शासक गद्दी पर बैठता, परंतु समुद्रगुप्त के बाद जब 375 आया तो समुद्रगुप्त के बाद क्या हुआ, शक हावी हो गए और शक ध्रुव देवी ध्रुव स्वामिनी को प्राप्त करना चाहते थे, इनके प्रति आसक्त थे, है ना, सौंदर्यता के प्रति आसक्त थे, प्राप्त करना चाहते थे। शक राजा चाहता था जैसे अलाउद्दीन खिलजी चाहता था पद्मावती को, ऐसे ही समझ लो, समझ में आया। तो जानता था कि रामगुप्त एक नपुंसक, एक आपका कायर है, दुर्बल शासक है, तो मैं इसके ऊपर अटैक करूंगा तो ये अपनी पत्नी सौंप देगा। और वही कहानी हुआ कि रामगुप्त बोला कि राज्य शांति से रहे, राज्य में जान मान की हानि ना हो, क्या होता है पत्नी देना पड़े, दे दो। ये बात उसके छोटे भाई को नहीं पची। ठीक है बाबू, ते ध्रुव देवी को मत भेज शिविर में, मैं जा रहा हूं उसका वेश धारण करके, और मैं उसका वेश धारण करके जाऊंगा। और जाकर क्या कर दिया, शक शासकों की हत्या कर दी, लड़की बनकर गया, मार दिया। आया बोला तेरे वजह से हुआ, तेरे को मार दूंगा, खत्म का। रामगुप्त को भी निपटा दिया। अब गद्दी पर कौन बैठेगा, चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य। लिखिए चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य, इसका अन्य नाम देवगुप्त, इसका अन्य नाम देवगुप्त, इसी को देवराज, इसी को देवश्री। देवश्री, देवगुप्त और देवराज, है ना। इसने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की, शक पर विजय प्राप्त करके, लिखते जाओ बेटा जल्दी जल्दी इसको खत्म करेंगे। शकों पर विजय प्राप्त करके, शकों पर विजय प्राप्त करके विक्रमादित्य की उपाधि धारण की। इसलिए बोलते हैं विक्रमादित्य की राजधानी थी उज्जैन, और विक्रमादित्य की कुल देवी कौन थी, हरसिद्धि। बोलते हैं ना देवी के सामने गला काट कर रख देता था, कभी सुने हो, नहीं सुने हो। राजा फिर से देवी जिंदा कर, इतना परम भक्त था ये देवी का। लिखो पाटलिपुत्र से इसने अपनी राजधानी को परिवर्तित करके पाटलिपुत्र से इन्होंने अपनी राजधानी को परिवर्तित करके उज्जैन को दूसरी राजधानी बनाया था। ठीक है, लिखो इनका सैन्य विजय। शकों पर विजय प्राप्त करने के उपलक्ष्य में शकों पर विजय प्राप्त करने के उपलक्ष्य में सकारी, सहकारी अंडरलाइन की उपाधि धारण की। उन्होंने सिक्के चलवाए, चांदी के सिक्के चलवाए।
चांदी के सिक्के चलवाए जिसे रूपक कहा जाता था। चांदी के सिक्के चलवाए जिसे रूपक कहा जाता था। इन सिक्कों में इन्हें सिंह का वध करते हुए दिखाया गया है। ठीक, हो गया। लिखो अगला पॉइंट, विवाह कूटनीति। विवाह कूटनीति पहला लिखो, नागवंश की कन्या से विवाह। नागवंश की कन्या कुबेर नागा नाम है, विवाह स्त्री का नाम, महिला का नाम कुबेर नागा से विवाह किया, जिससे प्रभावती का जन्म हुआ। कुबेर नागा से विवाह किया, नागवंश की कन्या कुबेर नागा से विवाह किया, जिससे प्रभावती का जन्म हुआ। दूसरा पॉइंट, प्रभावती का विवाह वकाटक नरेश रुद्रसेन द्वितीय से हुआ। वकाटक नरेश रुद्रसेन द्वितीय से विवाह हुआ। छत्तीसगढ़ से जुड़ेगा बेटा कहानी, इसलिए अच्छे से लिखते जाओ। वकाटक नरेश रुद्रसेन द्वितीय से हुआ था। किसका विवाह हुआ था? प्रभावती का, जो उसकी पुत्री है। रुद्रसेन की मृत्यु हो जाएगी, इसलिए प्रभावती अपने नाबालिग पुत्र की संरक्षिका के रूप में वकाटक राज्य को संभालेगी। रुद्रसेन की मृत्यु के पश्चात प्रभावती अपने नाबालिग पुत्र के संरक्षिका के रूप में वकाटक राज्य की बागडोर संभालती है। और सभी सलाह किससे लेगी? अपने पिता से। इसीलिए देखो बेटा, कूटनीति का कहीं ना कहीं प्रभाव पड़ रहा है। अपनी पुत्री का विवाह कराया वकाटक वंश में, है ना, और किससे? रुद्रसेन से। रुद्रसेन की मृत्यु हो गई तो पूरा बागडोर किसके हाथ में चले गया? प्रभावती। अब प्रभावती क्या थी? कुशल प्रशासिका थी नहीं, तो सब चीज अपने पापा से पूछती थी, पिताजी से। तो पिताजी इनडायरेक्टली क्या कर रहे थे? वकाटक वंश को भी चला रहे थे। अगला लिखेंगे, कदम्ब वंश। कदम्ड, कद आधमा अड्डा, कद आधमा अड्डा, कदम्ड वंश के शासक ने अपनी पुत्री का विवाह चंद्रगुप्त द्वितीय के पुत्र कुमार गुप्त से किया था। हो गया। एक बार और, कदम्ड, कद दम, द दवाद वाला, दवाई वाला, द आधमा ड डमरू वाला, कदम्ड। कदम्ड वंश के शासक ने अपनी पुत्री का विवाह कुमार गुप्त से कराया। चंद्रगुप्त द्वितीय के पुत्र कुमार गुप्त से करवाया था। ठीक, अगला पॉइंट, चंद्रगुप्त द्वितीय के काल को साहित्य एवं कला का स्वर्ण युग कहा जाता है। कला एवं साहित्य के काल का स्वर्ण युग कहा जाता है। ओके, 9 विद्वान को संरक्षण दिया था।
जिसे नवरत्न कहा जाता था, उसके दरबार के नवरत्न कहा जाता था। इस सबसे तो फिर बाकी लोग प्रेरित होंगे जी। देखो अभी तक मुस्लिम धर्म का उदय नहीं हुआ है, इस्लाम का उदय नहीं हुआ। इस्लाम सोचो अभी तक हमारे महाकालेश्वर का जन्म हो जाएगा। महाकालेश्वर मंदिर का निर्माण कराया। आज जो उज्जैन का महाकालेश्वर मंदिर है उसको बनवाने वाला चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य है, लिखिए इसको। उज्जैन में महाकालेश्वर मंदिर का निर्माण हुआ। समझ गए? कब हो रहा है? 375 से 415 के बीच में, मतलब 4वीं शताब्दी में उज्जैन का महाकालेश्वर मंदिर बना है। सोचो कैसा रहा होगा, आज कैसे उसकी भव्यता है। आज तो पूरा कॉरिडोर वगैरह बन गया, ठीक है। पहले छोटा सा मंदिर हुआ करता था, है ना। पर वो महाकाल के काल है भैया, उनकी अलग से क्या है बेटा, दिव्यता है। ऐसा कहते हैं कि कोई भी राजा या कोई भी बड़ा मंत्री वहां रात को जाकर रुक नहीं सकता। जो जो रुका है उसकी सरकार गिर गई या उस राजा की मृत्यु हो गई। महाकाल से बड़ा कोई राजा नहीं है। राजाओं के राजा, कालों के काल कौन है? महाकाल। महाकाल मंदिर गए हो कभी? कोई नहीं गया है, आज तक नहीं गया हो ऑनेस्टली। उज्जैन का महाकाल बोल रहा हूं भाई, एक ही जगह है महाकाल। 12 ज्योतिर्लिंग में से एक उज्जैन महाकाल। 10-15 बार आ गया ना मैं तो, तुम एक बार भी नहीं गए। चलो ठीक है, एक बार मैं लेके जाऊंगा, वादा है मेरा। पर तुम्हारे अंदर समर्पण नहीं है ना जी। जाओगे लेके जाऊंगा, घुमा के लाऊंगा, देखना। कंप्यूटर वाले लोग तो बहुत सारी जगह घूम डाले ना हम लोग के साथ। उधर रतनपुर गए थे, छुट्टी था तो रतनपुर घुमा के ले आया। चलो भाई घूम के आओगे। देखो तो कम से कम महामाया को कलचुरी वंश की कुल देवी है। 1050 मैंने कम से कम देख तो लो एक बार, अपने मरने वाले से पहले देख लो बे बोल के चिल्लाया तो देख ले गए। तो सब चीज ठीक है ना, घुमा करो बेटा, है ना। लिखिए लास्ट पॉइंट लिखिए आज क्लास का। चीनी यात्री फायान इसके दरबार में भारत आया था। फायान अंडरलाइन। चीनी यात्री फायान इसके दरबार में भारत आया था, जिसकी यात्रा वित्रान फो डैश क्यों डैश की फ्यो क्यों की फो क्यों की, क्योंकि सास भी कभी बहू होती। फो क्यों की, ये इसकी यात्रा। चाइनीज में लिखा हुआ है ना भाई, फो क्यों की, देख लो नहीं लिख पा रहे हो तो, ठीक है। फो क्यों की, दे दो मोबाइल को। हो गया डियर, इसको स्कैन मारो, स्कैन। भाई ग्रुप में नहीं भेजते हो, मेरे को कम से कम भेज दिया करो, है ना। बाकी लोगों को नहीं मिलता है ना। चलिए ठीक है बेटा, ठीक, इतना आप कंप्लीट करके रखेंगे। ध्यान से सुनिए, कल और परसों मैं क्लास नहीं लूँगा। 2 दिन का आपके लिए क्षमा चाहता हूँ। उसके बाद कंटिन्यू क्लास लूँगा, उसके बाद कोई छुट्टी नहीं होगा, ठीक है। पेपर है 2 ठो बस लास्ट, है ना। तो कल और परसों